Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you all are doing very well. तो आज की इस वीडियो में हम पोएम को डिस्कस करेंगे द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक। तो इस पोएम को हमने आधा समझ लिया था पिछले दो पार्ट्स में, पार्ट 1 और पार्ट 2 में, और बाकी का जो हिस्सा है वो हम आज की इस वीडियो में समझेंगे। और ये वीडियो हमारा पार्ट 3 है इस पोएम का। और इस पोएम का पार्ट 1 और पार्ट 2 जो है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसमें हम आगे के स्टैंजास को डिस्कस करते हैं जो रह गए थे। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। एंड आई हैव नोन द आर्म्स ऑलरेडी, नो देम ऑल, आर्म्स दैट आर ब्रेसलेटेड एंड वाइट एंड बेयर। अब प्रूफ्रॉक जो है वो फिर से कहता है कि आई हैव नोन द आर्म्स ऑलरेडी, कि मैं इन आर्म्स को जानता हूँ, इन बाहों को जानता हूँ। नोन देम ऑल, कि मैं सबको जानता हूँ। आर्म्स दैट आर ब्रेसलेटेड एंड वाइट एंड बेयर। अब यहाँ पे ये जो बताया गया है ब्रेसलेटेड एंड वाइट एंड बेयर, ये चीज़ ब्यूटी और एलिगेंस को डिस्क्राइब करते हैं, यानी वहाँ की जो महिलाएं हैं, वहाँ की जो वुमेन हैं, उनकी खूबसूरती को डिस्क्राइब करती हैं। बट इन द लैम्प लाइट डाउन विद लाइट ब्राउन हेयर। तो ये लाइन जो है, इन द लैम्प लाइट डाउन विद द लाइट ब्राउन हेयर, ये चीज़ और ज़्यादा खूबसूरती को ऐड कर देती है। इससे पहले वाली लाइन में हमने क्या पढ़ा, ब्रेसलेटेड एंड वाइट एंड बेयर, यानी उनके हाथों में, उनकी बाहों में ब्रेसलेट लगे हुए हैं और उनके स्किन पे ब्राउन कलर के छोटे छोटे हेयर्स हैं। तो ये सारी चीज़ें खूबसूरती ऐड कर रही हैं। फिर वो कहता है, इज़ इट परफ्यूम फ्रॉम अ ड्रेस दैट मेक्स मी सो डिस्ट्रेस। इस लाइन का क्या मतलब है कि एक तरीके से वो तारीफ़ भी करता है। ठीक है, ये चीज़ क्या हमें दिखाती है कि वो बेचैन भी है, और एक तरीके से जो वुमेन है उन्होंने जो परफ्यूम वेयर किया हुआ है उसकी स्मेल से ये आकर्षित भी हो रहा है उन लोगों की तरफ, और साथ ही ये बेचैन भी है उन लोगों की ही वजह से। आर्म्स दैट लाई अलॉन्ग अ टेबल और रैप अबाउट अ शॉल। और फिर से वो क्या कहते हैं कि उन्होंने मतलब अपने हाथों को टेबल के ऊपर रखा हुआ है और शायद उन्होंने शॉल ओढ़ा हुआ है। ठीक है, फिर वो कहते हैं, शुड आई देन प्रिज्यूम एंड हाउ शुड आई बिगिन। फिर वो कहते हैं कि मतलब मुझे जानना चाहिए, मेरा अगला कदम क्या होना चाहिए, मुझे कैसे शुरुआत करनी चाहिए। देखो ये जो लाइन है वो क्या हमें शो करती है, एक तरीके से थीम ऑफ डिज़ायर, अनसर्टेनिटी एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रोमांटिक फीलिंग्स। यानी ये चीज़ें हमें क्या दिखा रही हैं, एक तरीके से डिज़ायर, उसकी इच्छा, अनसर्टेनिटी एंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ रोमांटिक फीलिंग्स एंड ऑल्सो रिफ्लेक्शन ऑफ हिज इनर टर्मोइल। कि यानी देखो एक तरीके से वो उनकी तारीफ़ भी कर रहा है, वो उनसे आकर्षित भी हो रहे हैं और साथ ही साथ वो डर भी रहा है। ठीक है, मतलब वो इनसिक्योर भी है। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या दिखाती हैं, उसके इनर टर्मोइल। टर्मोइल का मतलब होता है उथल पुथल, जो हमारे दिमाग में शोर मच जाता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या चले जाना चाहिए, क्या रुक जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वो सोच रहा है एक तरीके से। ठीक है, और साथ ही साथ वो ये भी सोचता है कि उसकी जगह सोशल वर्ल्ड में और उसका जो रिलेशन है लव के साथ वो क्या है। मतलब वो खुद ही कंफ्यूज है कि मतलब ना मैं लोगों के साथ मिलता जुलता हूँ, ना ही उसके साथ कोई उसका एक पार्टनर है जिसको वो पसंद करता है, वो उसको भी कुछ बोल नहीं पा रहा। तो वो यही सारी चीज़ें सोचता है कि उसकी क्या जगह है आखिर, क्योंकि उसके साथ कोई पार्टनर भी नहीं है और ना ही उसके कोई दोस्त हैं आसपास दुनिया में, सोशल वर्ल्ड में। ठीक है, यानी वो हर तरीके से अकेला है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि वो फिर से अकेला महसूस करता है। फिर आगे वो कहते हैं, शैल आई से आई हैव गॉन एट डस्क थ्रू नैरो स्ट्रीट्स एंड वॉच द स्मोक्स दैट राइजेस फ्रॉम द पाइप्स ऑफ लोनली मैन इन शर्ट स्लीव्स लीनिंग आउट ऑफ विंडोज़। फिर वो कहता है कि क्या मुझे कहना चाहिए, शैल आई से, कि मैं जब मतलब शाम के समय में तंग गलियों से गुज़रता हूँ तो मैं देखता हूँ बालकनी में जो लोग हैं, यानी जो अकेले रह रहे लोग हैं, वो अपने घर की खिड़कियों के पास आके शाम के वक्त स्मोकिंग करते हैं और मैं उस धुएं को देख सकता हूँ। क्या मुझे ये कहना चाहिए, वो ये सब बातें करता है। ठीक है, यानी देखो जो लोग हैं वो लोग खुद में भी अकेले हैं, तभी वो लोग ऐसे करते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि ड्रिंकिंग करने से, स्मोकिंग करने से जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी। ठीक है, तो एक तरीके से वो एक सॉल्यूशन बना लेते हैं जो लोग अकेले होते हैं, ताकि उनको अकेलापन महसूस ना हो। तो ये सारी लाइन हमें क्या दिखा रही है, लोनलीनेस, उदासी, और जो मतलब शहरी इलाकों में जो घर हैं, जो लोग रहते हैं वहाँ पे अकेले अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के जो बाहर रहने आते हैं, तो उनकी ज़िंदगी कैसी होती है, बिल्कुल ऐसी ही होती है कि हमेशा वो अपने आप को अकेला ही महसूस करते हैं। तो वो क्या कहता है कि मतलब शाम के समय जब मैं तंग गलियों से गुज़रता हूँ तो मैं ऐसे लोगों को देखता हूँ।
तो ये चीज़ हमें क्या दिखाती है, ये लाइन हमें क्या दिखाती है, उसके अंदर के जो भाव हैं, यानी वो जो महसूस कर रहा है, जो अकेलापन वो महसूस कर रहा है, वो चीज़ हमें यहाँ पे दिखाई जा रही है। फिर वो बोलता है, आई शुड हैव बीन अ पेयर ऑफ रैग्ड क्लॉज स्कटलिंग अक्रॉस द फ्लोर्स ऑफ साइलेंट सीज। अब देखो इसका क्या मतलब है। रैग्ड क्लॉज का मतलब है, क्योंकि देखो वो इंसान है तो ही डजेंट हैव क्लॉज, ठीक है। तो वो क्या बोलता है, क्लॉज का मतलब है यहाँ पे हाथों से, ठीक है। और यहाँ पे साइलेंट सी भी इसलिए कहा गया है क्योंकि वो अपने आप को एक सी एनिमल जो होता है उससे कंपेयर कर रहा है। शायद वो केकड़ा भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे रैग्ड क्लॉज का क्या मतलब है, उसके पुराने और ख़राब हाथ जो उसकी ज़िंदगी की कठिनाइयों और परेशानियों को शो करते हैं कि उसकी ज़िंदगी में कितनी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो ये तरीका है एक कि मतलब वो खुद से ही नाराज़ है, खुद से ही दुखी है, जो भी उसने डिसीजंस लिए हैं पास्ट में वो उन सबसे परेशान है। क्योंकि यहाँ पे क्लॉज का क्या मतलब है, उसके पुराने हाथ, ख़राब हाथ। और एक तरीके से हम ये भी कहते हैं कि सारी चीज़ें हमारे हाथों में हैं, हम जैसा चाहें वैसा कर सकते हैं, है ना। हार्ड वर्क के थ्रू हम हर चीज़ चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे वही कहना चाह रहा है वो कि पुराने हाथ, ख़राब हाथ, वो सारी परेशानी और डिफ़िकल्टीज़ को दिखाना चाहते हैं जो उन्होंने अपने पास्ट में किए हैं। और ये कहकर वो अपनी ही आप से नाराज़गी को भी दिखाना चाहते हैं, यानी वो खुद से ही नाराज़ है अपने डिसीजन के लिए। और स्कटलिंग क्या होता है, मतलब इसका मतलब होता है कि बिल्कुल तेज़ी से चलना या भागना। तो वो कहते हैं स्कटलिंग अक्रॉस द फ्लोर्स ऑफ द साइलेंट सीज, यानी कि कुछ जीव जंतु जो हैं, मान लो अगर केकड़ा ही है तो वो भी क्या करता है, बिल्कुल शांत समंदर के अंदर वो आराम से भागता है। जो फ्लोर होता है, जो रेत होता है, उसके ऊपर से वो बिल्कुल तेज़ी से भागता है ना। तो उसको यहाँ पे दिखाया गया और यहाँ पे भी अकेलेपन को दिखाया गया एक तरीके से। फिर वो आगे कहते हैं, एंड द आफ्टरनून द इवनिंग स्लीप्स सो पीसफुली, यानी आफ्टरनून दोपहर के वक्त और शाम के वक्त जैसे जैसे दिन ढलता है, बहुत ही लोग जो है वो मतलब आराम करने लग जाते हैं। दोपहर में भी घरों में लोग सो जाते हैं, आराम करते हैं, और शाम के वक्त भी चीज़ें बिल्कुल शांत होना शुरू हो जाती हैं। स्लीप्स सो पीसफुली, यहाँ पे क्या दिखाया जाता है, शांति को यहाँ पे दिखाया जा रहा है इन लाइन्स के थ्रू। स्मूथ्ड बाय लॉन्ग फिंगर्स, और ऐसा लगता है, लॉन्ग फिंगर का क्या मतलब है कि कोई शांति से, मतलब जो एक होता है ना प्यार भरा स्पर्श, टच जो होता है, प्यार से जो टच करके सुलाते हैं, उस तरीके से यहाँ पे ये मतलब है, ठीक है इसका, स्मूथ्ड बाय लॉन्ग फिंगर का। अस्लीप टायर्ड और इट मैलिंगर्स, इसका क्या मतलब है, यहाँ पे फिर से देखो अकेलेपन को दिखाया जा रहा है कि अस्लीप टायर्ड जो लोग हैं वो सो जाते हैं, थके हुए होते हैं। और मैलिंगर का क्या मतलब है, जब लोग मतलब बहाना करने लग जाते हैं, बीमारी का बहाना बना देते हैं ताकि उन्हें कुछ काम ना करना पड़े, ठीक है। यानी उस वक्त जो है वो लोग शांति को महसूस करते हैं और चाहते हैं कि उसी शांति में बने रहें, और इसीलिए जो भी काम है वो टाल देते हैं बहाना बना के। स्ट्रेच्ड ऑन द फ्लोर हियर बिसाइड यू एंड मी, और ऐसे लोग हम देख सकते हैं अपने आसपास भी, मैं भी अपने आसपास देख सकता हूँ, तुम भी अपने आसपास देख सकते हो, जो लोग ऐसे करते हैं, यानी थके हुए होते हैं और उनको नींद आती है, वो सोना चाहते हैं, और जो मतलब रेस्ट का जो टाइम होता है वो उनको अच्छे से जी लेना चाहते हैं उस समय को, ठीक है। और अगर उनके पास कुछ काम भी होता है तो वो बहाना बना के टाल देते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या समझ आ रहा है, एक अकेलापन और समय के साथ जो गुजरते हुए पल होते हैं, जो शांत पल होते हैं, उसको दिखाया जा रहा है इन लाइंस के थ्रू। फिर वो आगे कहता है कि शुड आई आफ्टर टी एंड केक्स एंड आइसेस हैव द स्ट्रेंथ टू फोर्स द मोमेंट टू इट्स क्राइसिस। यहाँ पे इन लाइंस का सीधा सीधा ये मतलब है कि क्या वो ये जो आरामदायक पल जी रहा है, यानी आराम से बैठ के चाय पीना, केक खाना, आइसक्रीम्स खाना, ये सब करने के बाद जो उसकी ज़िंदगी में बड़े बड़े फ़ैसले लेने का वक्त आएगा, जो बड़े बड़े पल आएंगे, उसका सामना करने की ताकत रख सकता है। क्राइसिस का सिंपल सा मतलब है संकट, ठीक है। फिर हम आगे चलते हैं, बट दो आई हैव वेप्ट एंड फास्टेड वेट एंड प्रेड। अब यहाँ पे वो बताता है कि उसने कितनी ज़्यादा परेशानी और कठिनाइयाँ झेली हैं। वेप्ट, फास्टेड, वेप्ट एंड प्रेड, यानी वो उसके लिए रोया भी है, उसने फास्ट भी किया है, बहुत ज़्यादा रोना धोना भी किया है, और उसके लिए प्रे भी किया है, दुआएं भी मांगी हैं। यानी उसने कितनी मेहनत करी है, कितनी कठिनाइयाँ झेली है अपनी ज़िंदगी में, ये लाइंस जो है उसकी डिफ़िकल्टीज़ को शो करता है। फिर वो कहता है, तो आई हैव सीन माई हेड ग्रोन स्लाइटली बाल्ड ब्रॉट इन अपॉन अ प्लैटर, आई एम नो प्रॉफिट एंड हियर्स नो ग्रेट मैटर।
तो अब देखो यहाँ पे वो क्या कहना चाह रहा है कि जैसे मैंने अपने सिर को देखा है, मतलब धीरे धीरे गंजा होते हुए, धीरे धीरे बाल्ड होते हुए, ऐसा लगता है मानो जैसे मेरा सिर भी काट कर किसी प्लेट में रख दिया हो। वो एक तरीके से अपनी डिफ़िकल्टीज़ दिखाना चाह रहा है, कितना मुश्किल है इतना ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट सहना कि अगर मैं गंजा हूँ तो लोग मुझे इस तरीके से देखते हैं, मेरे ऊपर कमेंट करते हैं कि मैं गंजा हूँ। तो ऐसा महसूस होता है मानो जैसे कि मेरे सिर को काट कर एक प्लेट में रख दिया हो। और इसी तरीके से एक प्रॉफिट थे जिनका सिर काट कर रख दिया गया था एक प्लेट में। तो प्रूफरॉक का कहना ये है कि आई एम नो प्रॉफिट, कि मैं तो कोई प्रॉफिट भी नहीं हूँ, यानी मैं तो कोई पैगंबर भी नहीं हूँ। ये बोलकर क्या कहना चाहता है वो कि मैं कोई ऐसे भी पर्सनालिटी नहीं हूँ, मतलब मेरा कोई इतना भी महान व्यक्ति वाला अस्तित्व नहीं है, कि मैं अपने आप को इतना भी महान नहीं देखता हूँ, और इसीलिए वो अपने जीवन को इम्पॉर्टेंट नहीं समझता है। और इसलिए उसने क्या कहा आगे, एंड हियर्स नो ग्रेट मैटर। फिर वो आगे कहता है आई हैव सीन द मोमेंट ऑफ माई ग्रेटनेस फ्लिकर, यानी कि उसने अपने जीवन में, अपनी लाइफ में बहुत ही इम्पॉर्टेंट छोटे छोटे पल को एकदम से छोटे छोटे पल में बदलते देखा। यानी इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो बिल्कुल छोटी सी चीज़ में बदल गई, यानी अब वो इम्पॉर्टेंट नहीं रही, इस तरीके से, ठीक है। एंड आई हैव सीन द इटर्नल फुटमैन होल्ड माई कोट एंड स्निकर। और इसी के साथ वो ये भी कहता है कि मैंने अपने एटर्नल फुटमैन को भी देखा, यानी अपने अंदर का जो फुटमैन का मतलब होता है एक तरीके से कह लो आपका हेल्पर, ठीक है, कि मैंने अपने एटर्नल फुटमैन को भी देखा है। फुटमैन का सिंपल सा मतलब है सर्वेंट या फिर हेल्पर। जब आप कपड़े उतारते हो तो वो साइड में खड़े होकर आपके कोट को होल्ड करता है इस तरीके से। तो वो कहता है तो मेरा जो एटर्नल फुटमैन है, मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरी हेल्प करता है, मतलब मेरे छोटे मोटे काम करता है, और फिर छुप के मेरे ही ऊपर हंसता है। स्निकर का मतलब होता है किसी का मजाक उड़ाना, छुप के हंसना, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका क्या मतलब है कि उसकी ज़िंदगी में ऐसे कई सारे पल आए जहाँ पे उसको ऐसा महसूस हुआ कि बस अब उसकी ज़िंदगी ख़त्म होने वाली है, ठीक है। इसलिए इसने क्या कहा कि आई हैव सीन द एटर्नल फुटमैन। फिर उसने आगे क्या कहा कि एंड इन शॉर्ट आई वॉज अफ्रेड, यानी अगर कम शब्दों में कहूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। फिर देखो आगे वो क्या कहता है, एंड वुड इट हैव बीन वर्थ इट आफ्टर ऑल, कि जो भी मैंने किया अभी तक वो सब कुछ था कुछ लायक, किसी चीज़ के लायक था, मतलब जो भी मैंने किया इन सब के बाद भी वो वर्थ था, उसका कहने का ये मतलब है। आफ्टर द कप्स द मार्मलेज द टी। फिर वो क्या कहता है कि वही चाय के कप, और मार्मलेड का मतलब होता है सिंपल जैम जो फ्रूट से बनाया जाता है, और टी चाय, ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं। इसका क्या मतलब है कि हमारे लाइफ में जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो हमें समझाती है कि जीवन का क्या मकसद है, हमारी लाइफ का क्या मकसद है, ठीक है। जब हम ऐसे मोड़ पे आ जाते हैं जब हमें पता चलता है कि लिटिल थिंग्स आरंट लिटिल एनी मोर, अमंग द पोर्सलेन अमंग सम टॉक ऑफ यू एंड मी। फिर वो क्या कहता है कि तुम्हारे और मेरे बीच में, पोर्सलेन को यहाँ पे इसलिए बोला गया है क्योंकि ये एक तरीके की ऐसी मिट्टी होती है जिससे कप बनाए जाते हैं, प्लेट्स बनाए जाते हैं, यानी नाजुक चीज़ अगर गिर जाए तो वो जल्दी से टूट जाता है। तो यहाँ पे एक सेंसिटिव मुद्दा उठाया गया है कि जब दो लोगों के बीच में रिश्ता होता है, जब दो लोग बातचीत करते हैं तो वो एक नाजुक मोड़ ले लेता है यहाँ पे, इसीलिए पोर्सिलेन का यूज़ किया गया है, ठीक है। वुड इट हैव बीन वर्थ वाइल टू हैव बिटन ऑफ द मैटर विद अ स्माइल। फिर वो कहते हैं कि सच में जो भी मुश्किलें, जो भी डिफ़िकल्टीज़ मैंने सहा वो सब किसी न किसी के लायक था अभी तक जो भी हो रहा है मेरे साथ। टू हैव बिटन ऑफ द मैटर विद अ स्माइल, इसका क्या मतलब है कि किसी भी प्रॉब्लम को एक छोटे से मुस्कान के साथ संभालना, ठीक है, यानी कितना भी बड़ा मैटर हो उसको सिर्फ एक छोटी सी स्माइल से टाल देना। टू हैव स्क्वीज्ड द यूनिवर्स इनटू अ बॉल, इसका देखो दो मतलब है कि इतना बड़ा यूनिवर्स और उसको एक छोटे से बॉल की तरह कर देना, यानी इतने बड़े मैटर को, इतना बड़ा जो मुद्दा है, मुश्किल है, उसको स्माइल से बिल्कुल छोटा सा कर देना। यानी सब कुछ हमारे माइंडसेट पे डिपेंड होता है, हम छोटी सी चीज़ को बहुत बड़ा बतंगड़ भी बना देते हैं और बहुत बड़े बतंगड़ को छोटी सी चीज़ बना सकते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि बड़ा सा यूनिवर्स है, ब्रह्मांड है, उसको हम छोटा सा बॉल बना देते हैं, ठीक है। यानी कोई भी छोटी सी चीज़ से अपने समय को कंट्रोल करना, यहाँ पे इसका भी मतलब है, ठीक है, कि छोटे छोटे आदत जो हम अपनी लाइफ में लाते हैं, उन सारी छोटी छोटी चीज़ों से, छोटी छोटी चेंजेस से हमारी लाइफ में कितना ज़्यादा असर पड़ता है। तो इसको हम दोनों तरीके से समझ सकते हैं। फिर आगे की लाइन है टू रोल इट टुवर्ड सम ओवरवेलमिंग क्वेश्चन,
यानी इसका क्या मतलब है कि किसी भी चीज़ को ऐसे रख देना जिससे कि मतलब छोटी से छोटी भी परेशानी हमें बड़ी लगने लग जाती है। किसी भी चीज़ को ऐसा नज़रिया देना जिसमें हम काफ़ी सारी मुश्किलों को देख सकते हैं। टू से आई एम लाजरस, कम फ्रॉम द डेड, कम बैक टू टेल यू ऑल, आई शैल टेल यू ऑल। तो लाजरस बेसिकली एक कैरेक्टर है फ्रॉम बाइबल। आई ऑल्सो डोंट नो मच अबाउट इट, लेकिन उनके लिए ऐसा कहा जाता है कि वो मरने के बाद यानी मृत्यु के बाद जीवित होके फिर उन्होंने सब लोगों को अवेयर कर दिया था किसी चीज़ के बारे में। आई एम नॉट एलाबोरेटिंग इट बिकॉज आई ऑल्सो डोंट नो। तो एक कैरेक्टर है बाइबल से, तो ये डेड होने के बाद ये ज़िंदा हो गए थे, शायद इसलिए कि वो लोगों को कुछ बताना चाहते थे। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रूफ्रॉक है वो भी क्या कहते हैं कि कम बैक टू टेल यू ऑल, आई शैल टेल यू ऑल। इफ़ वन सेटलिंग अ पिलो बाय हर हेड should say, that is not what I meant at all, that is not it at all। इस लाइन का क्या मतलब है कि इफ़ वन सेटलिंग अ पिलो बाय हर हेड, यानी कि कोई इंसान जब अपनी बातों को कहता है और दूसरा इंसान गलत समझ जाता है तो वो अपने बातों को दोबारा से रखता है और कहता है कि ये वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, मेरे कहने का मतलब कुछ और है। अब यहाँ पे ये जो लाइन है सेटलिंग अ पिलो बाय हर हेड, यानी वो मतलब एक तरीके से सोच रहा है अपने ही माइंड में कि अगर वो हाँ भी कर देती है और मे बी शी स्पेंड सम टाइम विद हिम, और अगर वो कुछ ऐसा करती है मतलब अपने बेड को एडजस्ट करती है और तकिए को इधर उधर करती है और ये कुछ समझ जाता है, मतलब कुछ भी समझ जाता है, तो वो कुछ भी समझ सकता है, इट डिपेंड्स ऑन हिम, है ना। तो फिर वो कहता है कि क्या पता मैं ही गलत समझ रहा हूँ। तो इसके कहने का ये मतलब है कि हम कोई अगर कुछ कहता है तो समझने के भी अलग अलग तरीके होते हैं, हम अच्छा भी समझ सकते हैं और बुरा भी समझ सकते हैं। तो वो कहता है कि लेकिन लोग अपना पॉइंट रखते हैं कि नहीं, दिस इज़ नॉट वॉट आई मेंट एट ऑल, दिस इज़ नॉट इट एट ऑल। ठीक है, तो वो अपनी बात को क्लियर करता है कि नहीं, जो तुम समझ रहे हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। आगे के हमारे 4 स्टांजास और हैं, अगर हम इसमें डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो सच में लंबी हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सब कुछ क्लियर हो गया हो जितना भी हमने डिस्कस किया। एंड इफ़ सो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट बॉक्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एज वेल so that they can get help from it. And don't forget to subscribe my channel, and till we meet in the next video, keep learning.